जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विशाल लार्ज स्टडी में। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर का दोस्तों एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम है रेल ब्रिज एंड टनल्स। और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग रेल ब्रिज और टनल्स को अलग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं और रेलवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत यहाँ पे हमने 2 चैप्टर्स अपने कवर कर लिए हैं पिछली की लास्ट वीडियोज़ में। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 3 रेल के प्रकार, रेल वेल्डिंग और रेल बंधक को पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने यहाँ पे रेल के बारे में पढ़ लिया है, रेल के प्रकार के बारे में पढ़ लिया है, रेल वेल्डिंग और उसके प्रकार के बारे में भी यहाँ पे पढ़ लिया है। और यहाँ पे हमें रेल वेल्डिंग का जो थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो फिर आइए दोस्तों बिना समय वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप सर्च करेंगे विशाल लार्ज स्टडी। तो दोस्तों आपको इस तरह का ये अपना जो लोगो है वो दिख जाएगा, उसी को आपको ज्वाइन कर लेना है। फिर दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक बचा हुआ था वो है रेल वेल्डिंग की विधियां। और इस टॉपिक को आज हमें पढ़ना है कि रेल वेल्डिंग की क्या क्या विधियां होती हैं। आइए फिर इसे जल्दी से देख लेते हैं। तो इसकी जो विधियां हैं वो निम्नलिखित हैं। पहली विधि है विद्युत आर्क विधि, यानी कि विद्युत आर्क वेल्डिंग से भी हम रेल की वेल्डिंग करते हैं। दूसरा है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। और तीसरा है हमारा रासायनिक या ताप वेल्डिंग। और चौथी वेल्डिंग हमारी होती है फ्लैश बट वेल्डिंग। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादातर हम जो वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं वो करते हैं रासायनिक या ताप वेल्डिंग का। इसके बाद है रेल वेल्डिंग के लाभ। तो रेल वेल्डिंग के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला क्या है कि रेल वेल्डिंग से जोड़ों की संख्या है वो कम हो जाती है, यानी कि जब हम भी रेल वेल्डिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, उसके जो जोड़े बनेंगे उनकी संख्या कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद हमारा दूसरा यहाँ पे दे रखा है रेल वेल्डिंग से रेलों की लंबाई बढ़ जाती है। इसके बाद हमारा तीसरा है रेल वेल्डिंग से रेल की आयु भी बढ़ जाती है। तो क्या कहें कि यहाँ पे जब हम रेल की वेल्डिंग करते हैं तो इसकी जो आयु होती है वो बढ़ जाती है। रेल मार्ग पर रेल वेल्डिंग करने से रेल मार्ग पर व्यय कम आता है, यानी कि जब हम रेल मार्ग बनाते हैं और उस पर जब वेल्डिंग करते हैं तो उसका जो खर्चा आता है वो भी कम आता है। इसके बाद हमारा पांचवा है पुलों के पूरे पार्ट पर, यानी कि पार्ट का मतलब होता है कि पूरा जो पुल बनाते हैं उस पर एक ही रेल का प्रयोग करने से पुल के ऊपर रेल मार्ग अधिक सुरक्षित रहता है। और इसके बाद हमारा है विसर्पण। तो विसर्पण क्या होता है कि रेल का स्लीपर के सापेक्ष अपनी लंबाई की दिशा में मूल से आगे अथवा पीछे सरकना विसर्पण कहलाता है। सामान्यतः सभी रेल मार्गों में रेल का विसर्पण होता है, यानी कि जो भी हम रेल मार्ग बनाते हैं उनमें कुछ ना कुछ विसर्पण होता रहता है। प्राय रेल अपनी मूल स्थिति से स्लीपर के सापेक्ष आगे अथवा पीछे या फिर दोनों ओर, यानी कि दोनों रेल जो होती हैं विपरीत दिशा में सरक जाती हैं, इसे ही रेल का विसर्पण कहा जाता है। रेल विसर्पण के कारण रेल दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा है विसर्पण के कारण या सिद्धांत। तो विसर्पण के 2 कारण होते हैं, पहला लहर सिद्धांत, दूसरा है आघात सिद्धांत। कारण को ही क्या कहते हैं, सिद्धांत। तो पहला हमारा लहर सिद्धांत क्या कहता है, जब किसी रेल मार्ग पर रेलगाड़ी खड़ी होती है तब पहिए के भार के कारण रेल की सतह कुछ नीचे दबने लगती है। तो ये जो कारण हमारा सिद्धांत है वो ये कहता है कि जब भी रेल मार्ग हमारा होता है तो हम वहाँ पे जब भी रेल जो हमारी रेलगाड़ी होती है उसको जब खड़ा कर देते हैं तो क्या होता है, उसके पहिए के भार के कारण जो रेल की सतह होती है ना वो कुछ नीचे की ओर दबने लगती है तथा पहिए के आगे रेल सतह कुछ ऊपर उठ जाती है। अब जब रेलगाड़ी चलना आरंभ करती है तब पहिया उठी हुई रेल के आगे ढकेलता है और पहिया तथा रेल की यह स्थिति पहिए के साथ साथ चलती है, जिससे रेलगाड़ी की चलने की दिशा में रेल सरकने लगती है। यही विसर्पण का लहर सिद्धांत होता है। तो यहाँ पे दोस्तों फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो लहर सिद्धांत हमारा कार्य करता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, जो है आघात सिद्धांत। तो इसमें क्या है, जब रेल मार्ग पर रेलगाड़ी चलती है तब रेल के जोड़ पर रेल की पहिया जोड़ को पार करते समय टक्कर मारता है, जिससे रेल आगे सरक जाती है। यही आघात सिद्धांत है। जब प्रसार जोड़ों पर रिक्ति अधिक होती है तब वहाँ पर विसर्पण और अधिक होता है। तो जो हमारा आघात सिद्धांत होता है वो होता है 2 रेलों के जोड़ पर। तो वहाँ पे जो उसके बीच में जो गैप रहता है उसी पे ये क्या होता है, आघात सिद्धांत लगता है हमारा। इसके बाद तीसरा है, जब गाड़ी रेल मार्ग पर ब्रेक लगाने से रुकती है तब यह रेल को सरकाने की कोशिश करती है, जिससे रेल मार्ग में विसर्पण होता है।
इसके बाद चौथा हमारा है, जब रेल मार्ग पर रुकी हुई रेलगाड़ी चलने पर त्वरण के कारण पहिए रेल के पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारा है विसर्पण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ क्रीप, यानी कि विसर्पण के क्या क्या प्रभाव होते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो विसर्पण के प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है, स्लीपर अपनी मूल स्थिति से हट जाते हैं तथा स्लीपर का मूल स्थिति से हटना रेल गेज को प्रभावित करता है। इसके बाद हमारा है दूसरा, पॉइंट तथा क्रॉसिंग की स्थिति भटक जाती है, यानी कि इससे क्या होता है कि पॉइंट की स्थिति और क्रॉसिंग की स्थिति जो होती है वो भटक जाती है। रेल बंधक तथा स्थापक ढीले हो जाते हैं, इससे क्या होता है रेल बंधक और जो स्थापक हम लगाते हैं वो भी ढीले हो जाते हैं। इसके बाद हमारा है विसर्पण रोकने के उपाय, यानी कि क्या क्या उपाय होते हैं विसर्पण को रोकने के। तो पहला उपाय जो हमारा है वो है, फिश बोल्ट वाले छिद्र में सबल डालकर खसकी हुई रेल को खींचकर ठीक किया जाता है। दूसरा है, स्लीपर के पार्ट्स में नीचे गिट्टी अच्छी प्रकार से ठोंक भरनी चाहिए, जिससे यह गिट्टी में दबी रहे। जो स्लीपर होता है इसको अच्छी तरह से गिट्टी में हम लोग दबा देना चाहिए। रेल पथ का निश्चित अंतराल पर निरीक्षण करके भी विसर्पण को रोका जाता है। इसके बाद हमारा है रेलों का घिसना, वियर ऑफ रेल्स, यानी कि रेल किस प्रकार से घिस जाती हैं। तो इसमें क्या है कि जब रेल मार्ग पर रेलगाड़ी चलती है तब क्या होता है, गाड़ी चलने से रेल की सतह घिस जाती है। सिंपल सी बात है कि लोहे को ही काटता है। तो इसी तरह से जब रेलगाड़ी के जो पहिए होते हैं जब रेल पर चलेंगे वो भी लोहे के रहते हैं, तो इससे क्या होता है जो रेल होती है वो हमारी घिसने लगती है। चलने से उसकी जो रेल की सतह होती है वो घिस जाती है, इसे रेल का विसर्पण कहते हैं। इससे क्या होता है कि रेल में क्रीप उत्पन्न हो जाते हैं। रेल का घिसना 3 प्रकार से होता है। रेल शीर्ष का ऊपर से घिस जाना, यानी कि जो हमारी रेल जो होती है वो ऊपर से घिस जाती है। और इसके बाद है रेल शीट्स का पार्श्व में घिस जाना, रेल के सिरों का घिस जाना। तो पहले हम पढ़ेंगे रेल शीट्स का ऊपर से घिस जाना। जब रेल की ऊपरी सतह की धातु सुखट्टे अवस्था में बहकर अंदर की ओर एकत्रित हो जाती है तब इस बही हुई अतिरिक्त धातु के बर कहते हैं। इसके बाद यह बर रेल पहिए की फ्लैज से रगड़ के कारण टूट जाता है तथा इस प्रकार से रेल शीट्स का जो होता है वो घिस जाती है। यानी कि यहाँ पे एक फिगर बनाया है, तो फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारी ये रेल है और रेल को दोस्तों जब भी इसमें विसर्पण आता है तो इससे क्या होता है कि इसको जो घिसने लगती है, ये पूरी जो सतह आप देख रहे हैं ये जो इस तरह से मैंने दिखाई हुई है ये जो है धीरे धीरे से घिसने लगती है और घिस करके ये अलग हो जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्रीप उत्पन्न हो जाता है, विसर्पण उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद दूसरा है रेल शीट्स का पार्श्व में घिस जाना, यानी कि पार्श्व किस तरह से घिसती है वो यहाँ पे देख लेते हैं। रेल पथ पर जब पहिए का फ्लैज रेल के पार्श्व से बार बार टकराता है तब रेल शीर्ष का भीतरी पार्श्व घिसकर नष्ट हो जाता है। यानी कि जब भी रेलगाड़ी रेल मार्ग पे चलती है तो इसका जो इधर का ये जो भाग होता है वो धीरे धीरे से घिसने लगता है, जिसके कारण इसका जो पार्श्व होता है वो पूरा ही हमारा नष्ट हो जाता है धीरे धीरे। इसके बाद तीसरा है रेल के सिरों का घिस जाना। तो रेल के जो सिरे होते हैं वो किस तरह से घिसते हैं। रेल पथ निर्माण में 2 रेलों के सिरे जिन पर जोड़ बनाए जाते हैं वहां पर रेलगाड़ी के चलने से घिसन के कारण रेल के सिरे नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जब भी हम 2 रेलों को आपस में जोड़ते हैं और आपस में जोड़ने पे जो इसमें रिक्त स्थान जो होता है, यहाँ पे जो हमारे दोस्तों आप देख रहे हैं ये हमारी पहली रेल है, ये है दूसरी रेल, ठीक है। और इसमें जब भी जो ये रिक्ति वाला जो स्थान रहता है और रिक्ति वाले स्थान पे हमारी जब भी रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी का जो पहिया जब बार बार इससे टकराता है तो इसका जो ये वाला भाग आप यहाँ पे देख रहे हैं वो धीरे से घिसने लगता है। इससे क्या होता है इसमें विसर्पण उत्पन्न हो जाता है। रेल बंधक तथा स्थापक, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है रेल बंधक को। तो रेल पथ का निर्माण करते समय रेल पथ की आवश्यक लंबाई प्राप्त करने के लिए 2 रेलों के सिरों को आपस में जोड़ देना ही क्या कहलाता है, रेल बंधक कहलाता है। इसके लिए जो फिटिंग की जाती है उसे बंधक कहते हैं, निम्न प्रकार की होती है। पहला है फिश प्लेट से हम लोग बंधक बनाते हैं, फिश बोल्ट लगा करके बंधक बनता है। धारक प्लेट से, कुर्सी से, चाबी, कीलें और विसर्पण रोधी। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फिश प्लेट। तो फिश प्लेट क्या होती है, रेल की 2 पटरियों को जोड़ने के लिए फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब भी 2 पटरियों को आपस में जोड़ते हैं तो इसके लिए क्या होता है, फिश प्लेट लगाते हैं। यह इस्पात की बनी होती है तथा इसमें 4 छेद होते हैं। एक रेल जोड़ पर 2 फिश प्लेट प्रयोग की जाती हैं।
एक अंदर की ओर तथा एक बाहर की ओर। यहाँ पे दोस्तों एक फिगर बनाया है, फिगर की मदद से आप यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं। 11.4 सेंटीमीटर का इनके बीच में गैप रहता है। इसके बाद दूसरा है फिश बोल्ट। फिश बोल्ट का प्रयोग रेल तथा फिश प्लेट को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि जो बोल्ट होता है उससे क्या करते हैं, जो हम लोग फिश प्लेट लगाते हैं उस पर बोल्ट कस के रेल और फिश प्लेट को आपस में जोड़ देते हैं इस फिश बोल्ट की मदद से। इन बोल्ट को रेल के सुराखों में डालकर कस दिया जाता है। एक रेल जोड़ में 4 फिश बोल्ट प्रयोग किए जाते हैं। इन बोल्टों पर अधिक प्रतिबल आता है, अतः इन्हें उच्च कार्बन इस्पात से बनाया जाता है। इसके बाद तीसरा है धारक प्लेट। यह आयताकार प्लेट होती है जो सामान्यतः मृदु इस्पात की बनी होती है। इसका प्रयोग चपटे पात की रेल के नीचे किया जाता है जिससे रेल का भार स्लीपर के ऊपर एक समान रूप से रहे। चौथा हमारा है कुर्सी। दोहरे शीर्ष तथा बुल शीर्ष वाली रेल को स्लीपर के ऊपर स्थापित करने के लिए कुर्सी का प्रयोग किया जाता है। यह ढलवा इस्पात की बनी होती है। कुर्सी रेल पर आने वाले भार को स्लीपर के ऊपर स्थानांतरित करती है तथा इसके रेल के साथ लकड़ी की चाबी के द्वारा बांधा जाता है। अब चाबी क्या होती है, यहाँ पे हम लोग चाबी के बारे में देख लेते हैं कि पटरी को कुर्सी के साथ बांधने के लिए पटरी को कुर्सी के साथ बांधने के लिए हम लोग लकड़ी या इस्पात की चाबी का प्रयोग करते हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं। पहला है लकड़ी की चाबी, जो लकड़ी से बनी हो वो लकड़ी की चाबी, जो इस्पात से बनी हो वो इस्पात की चाबी कहलाती है। अब हमारा कील क्या होता है, कीलें मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। कुत्ता कील, गोल कील, स्क्रू कील, प्रत्यास्थ कील। इन कीलों का प्रयोग रेल तथा स्लीपर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो है स्लीपर और गिट्टी, और इस चैप्टर को दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फिर आज की वीडियो को दोस्तों हम लोग फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे जाकर के दोस्तों आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि मैं जो भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन और दोस्तों आपकी जो PDF बुक्स रहती हैं वो सारी दोस्तों टेलीग्राम पे शेयर करते रहता हूँ, जहाँ पे दोस्तों आपको वो सारा कुछ फ्री में मिल जाएगा। तो फिर दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।